हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स दिसंबर 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सेंटर के द्वारा 3 सब स्कीम लॉन्च की गई हैं और रैम्प स्कीम के अंडर में ये 3 सब स्कीम के बारे में बात करते हैं, राइट ना। चलो, ओके ओके। तो यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, उनके द्वारा 3 सब स्कीम लॉन्च की गई हैं। कौन सी स्कीम के अंडर में, कौन से प्रोग्राम के अंडर में? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम, यस, रैम्प प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। अभी सबसे पहले ये रैम्प प्रोग्राम क्या है, उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। नाम से पता चलता है कि ये प्रोग्राम एमएसएमई के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है, राइट। तो ये प्रोग्राम के बारे में समझे पहले। अगर मैं रैम्प प्रोग्राम की बात करूँ ना, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जून 2022 के अंदर और ये प्रोग्राम को सपोर्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये 5 साल की एक सेंट्रल स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इम्प्लीमेंट हो रही है। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस एंड द सेंटर एंड स्टेट, improve the center state linkages and partnerships and improve the access of MSMEs to market and credit। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंडर में एमएसएमई के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर उनको सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बराबर ना। तो इस प्रोग्राम के अंडर में एमएसएमईस को सिलेक्ट किया जाता है और सिलेक्टेड एमएसएमईस को जो कंबाइंड फंडिंग मिलती है सेंटर और स्टेट की तरफ से, बराबर ना। ओके, ये जो प्रोग्राम है वो 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसका जो फाइनेंशियल आउटले है वो 6062.45 करोड़ रुपया है, या तो आप बोल सकते हो $808 मिलियन है। उसमें से $500 मिलियन इज़ फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड $308 मिलियन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया गया है, राइट। और नेशनल एमएसएमई काउंसिल इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द फंक्शनल बॉडी ऑफ द रैम्प प्रोग्राम, बराबर ना। तो रैम्प प्रोग्राम के बारे में समझ में होना चाहिए कि वो कब लॉन्च किया गया था, 2022 के अंदर। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलके एमएसएमईस को सपोर्ट करें, सिलेक्टेड एमएसएमईस को। और टोटल फाइनेंशियल आउटले है 6062.45 करोड़, या तो फिर $808 मिलियन 5 साल के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। उसमें से $500 मिलियन फंड किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा और 308 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडिंग हो रही है। और उसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन जो बॉडी है, फंक्शनल बॉडी है, वो नेशनल एमएसएमई काउंसिल है, ध्यान में रखना है। ओके ओके। अभी इसी प्रोग्राम के अंडर में 3 सब स्कीम लॉन्च की गई है। एक है एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। यहाँ पे जो एमएसएमई ग्रीन सेक्टर के अंदर, मतलब एनवायरनमेंट सेक्टर के अंदर काम करती है, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। एमएसएमई स्कीम फॉर द प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द सर्कुलर इकोनॉमी। तो एमएसएमई स्पाइस स्कीम, तो जो एमएसएमई सर्कुलर इकोनॉमी मतलब वेस्ट में से बेस्ट बनाना, कोई आइडिया है उसके पास कि किस तरीके से वेस्ट में से बेस्ट प्रोडक्ट बनाया जाए, तो उस एमएसएमई को यहाँ पे स्कीम के अंदर में फंडिंग मिलेगा। फिर एमएससी ओडीआर स्कीम, एमएसएमई स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर द डिलेड पेमेंट्स। अगर कोई पर्टिकुलर एमएसएमई ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही है, फॉर एग्जांपल ओके, उसके अलावा एक तीसरी स्कीम है एमएसएमई ओडीआर स्कीम। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई एमएसएमई का कोई टैक्स पे करना बाकी है, बराबर ना, और उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो टैक्स पे नहीं कर पा रही है, तो हाँ, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया जाएगा, बराबर, डिलेड पेमेंट्स के लिए। तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है ताकि एमएसएमईज को इंकरेजमेंट मिले कि हाँ ठीक है, अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे फिर भी हमको कुछ कंसेशन मिलेगा, बराबर ना। तो ये 3 स्कीम है रैम प्रोग्राम के अंडर में जिसको लॉन्च किया गया है। ओके, अगर मैं तीनों नई स्कीम के बारे में डिटेल में बात करूँ, तो ये जो गिव स्कीम है वो सपोर्ट करेगी एमएसएमईज को टू एडॉप्ट द ग्रीन टेक्नोलॉजी।
विद द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। तो जो एमएसएमई गिफ्ट स्कीम का बेनिफिट उठाएगी उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब पता है ना कि फॉर एग्जांपल 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल रहा है तो उसमें से 3% फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है और आपको मात्र 4% ही देना होता है, बराबर ना। ओके, जो एमएसएमई स्पाइस स्कीम के अंडर में बेनिफिट ले रही है तो दिस अ फर्स्ट एवर गवर्नमेंट स्कीम टू सपोर्ट द सर्क्युलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स विच विल बी डन थ्रू द क्रेडिट सब्सिडी। This will be aid to achieve the target of the MSME sector towards the zero emissions by 2017। तो यहाँ पे MSME सेक्टर ने टारगेट बनाया कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशन क्रिएट करेंगे। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ पे जो MSME सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम करेगी, मतलब सर्कुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगी, जो वेस्ट में से बेस्ट बनाएगी उसको सब्सिडी मिलेगी, क्रेडिट सब्सिडी मिलेगी। और ODR स्कीम की अगर बात करें, ये इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम टू इंटीग्रेट द लीगल सपोर्ट विद द IT टूल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स टू एड्रेस द डिलेड पेमेंट इश्यूज फॉर द MSMEs, बराबर ना। तो ये 3 सब स्कीम है, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको स्कीम तीन स्कीम के अंदर में अच्छे समझ में आया होगा और रैम प्रोग्राम क्या है उसके बारे में समझ में आया होगा। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो इंडियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा लीड्स सर्वे लॉन्च किया गया है 2023 का। और ये जो सर्वे है वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर की ग्रोथ को ट्रैक करता है। तो इस सर्वे के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनके द्वारा 5th लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, बराबर ना। अब ये लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स, बराबर ना। तो अलग अलग राज्यों के द्वारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कितना प्रोग्रेस किया जा रहा है, किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जा रहा है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, तो उसके बारे में यहाँ पे सर्वे किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। उसके बारे में बात करते हैं। 5th लीड सर्वे रिपोर्ट है ये, राइट। चलो ओके, अभी ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर कैटेगराइज एज द अचीवर्स अमंग द कोस्टल स्टेट्स इन द 5th लीड सर्वे रिपोर्ट, बराबर ना। जो कोस्टल स्टेट्स कैटेगरी है, कोस्टल स्टेट्स का मतलब जो समुद्र तट के ऊपर जो राज्य है, बराबर ना, वो कैटेगरी के अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु सबसे अच्छा काम किया है लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। Union Minister also stated that the logistics sector will play a major role in increasing in its growth 10 times from $3.5 trillion to $35 trillion by 2047। क्या कह रहा है कि लॉजिस्टिक सेक्टर का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर इंडिया को $3.5 ट्रिलियन, अभी इंडिया की GDP कितनी है $3.5 ट्रिलियन, और हमको 2047 तक $35 ट्रिलियन करनी है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के इस सर्वे का असेसमेंट की बात करूं तो टोटल 7,321 रिस्पॉन्सेस को रिसीव किया गया है 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर से, और एडिशनली 750 स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस फैसिलिटेटेड बाय द नेशनल, रीजनल एंड स्टेट एसोसिएशंस सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू दिस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन को करने के लिए, ये सर्वे को करने के लिए इतनी जगह से डेटा कलेक्ट किया गया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है। और assessment is based on the 32 indicators which include the 15 objective indicator and 17 perception indicators, बराबर ना। तो ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स के अंदर 3 पिलर्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, सर्विस कैसी है और ऑपरेटिंग और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, ये 3 मेन पिलर के ऊपर यहाँ पे असेसमेंट किया गया है ये ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स के अंदर, सॉरी परसेप्शन इंडिकेटर्स के अंदर। और ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में उसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि पॉलिसीज प्रोसेस इंप्रूवमेंट विच इज टेकन बाय द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबलर्स, बराबर ना। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, अगर मैं परफॉर्मेंस कैटेगरी की बात करूँ
तो लीड्स सर्वे के अंदर कैटेगराइज किया गया था स्टेट को बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिक डेमोग्राफिक्स इनटू 4 कैटेगरीज, लैंडलॉक ग्रुप, कोस्टल ग्रुप, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप और यूनियन टेरिटरी ग्रुप। 4 कैटेगरी में स्टेट को डिवाइड किया जाता है, बराबर ना। ओके, और फॉर ग्रेडिंग ईच ऑफ दिस कैटेगरीज इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरी। और ये हर एक 4 कैटेगरी के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स। अचीवर्स की अगर बात करें कि दीज आर द स्टेट्स दैट हैव शोन exemplary logistic ecosystem with exceptional infrastructure and transparent regulatory process, और जिनका स्कोर 90% से ज़्यादा आता है वो अचीवर्स कैटेगरी में होता है। फास्ट मोर कैटेगरी की बात करें कि दीज आर द स्टेट्स दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अचीवर्स थ्रू प्रोग्रेसिव पॉलिसी, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जिनका स्कोर 80% से 90% के बीच में है तो वो फास्ट मूवर्स की कैटेगरी में है। और एस्पायर्स की अगर बात करें कि states that have adopted the national best practices to further improve their contribution to make India a global manufacturing and logistic hub, जिनका स्कोर 80 से बिलो है, बराबर ना, तो वो एस्पायर कैटेगरी में आता है, बराबर ना। ओके, तो अगर हम लैंडलॉक स्टेट्स की बात करें तो अचीवर्स के अंदर हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। फास्ट मूवर्स के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड है। और एस्पायर्स के अंदर बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। अगर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो सब अच्छा परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स में केरला और महाराष्ट्र। और एस्पायर्स के अंदर गोवा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा अचीवर्स में। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड फास्ट मूवर्स में। मणिपुर, मेघालय और मिजोरम एस्पायर्स के अंदर। और यूनियन टेरिटरीज के अंदर चंडीगढ़ और दिल्ली अचीवर्स। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी फास्ट मूवर्स। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वो एस्पायर्स कैटेगरी के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके ओके, अगर हम इस रिपोर्ट की डिटेल के बारे में बात करें तो 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव नोटिफाइड देयर स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज in line with the national logistic policy and 16 states and utilities have given industry status to the logistics, बराबर ना। तो टोटल 23 स्टेट्स और यूनिटीज़ ने जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसको उसके इनलाइन अपने स्टेट लेवल पे लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ को डेवलप किया है। और 16 स्टेट्स ने तो लॉजिस्टिक सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर का स्टेटस दिया है, बराबर ना। ओके ओके, और अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो इट इज़ अ फॉलो अप ऑफ एनुअल लीड्स सर्वे which assess the viewpoints of the various users and stakeholders across India's logistic ecosystem. This report processes the data received from the survey and ranks the logistic ecosystem of the each state or union territory using the statistical model. It invests the improving logistic performance across the states to enhance India's trade and reduce the transaction cost. The first lead report was released in 2018, which conceived its roots from the Logistic Performance Index of the World Bank in 2018. तो जरा देखो, पहले इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडेक्स आया करता था जो अभी भी आता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और उसी के ऊपर से हमने नेशनल लेवल पे ये इंडेक्स बनाना शुरू किया 2018 से, बराबर ना। तो यहाँ पे ये इंडेक्स के अंदर लीड्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 2018 से अभी 5th एडिशन था, जहाँ पे स्टेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लैंडलॉक स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पे सभी कैटेगरी के अंदर 3 और कैटेगरी है, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स, बराबर था, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सभी कैटेगरी में अचीवर्स कौन कौन से स्टेट्स है वो आपको जस्ट याद रखना है, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अनुप्रिया सिंह पटेल और सोम प्रकाश, बराबर ना। ओके, चलो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है लोगो, जर्सी एंड मैस्कॉट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो चेन्नई के अंदर इस बार आयोजित होने वाली है, और उसके बारे में बात करते हैं, बराबर। ओके, तो इंडियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, उनके द्वारा अनवेल किया गया ऑफिशियल लोगो, जर्सी एंड थीम सॉन्ग ऑफ द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इस बार होने वाला है, राइट। और मैस्कॉट
इस बार का क्या रखा गया है, वीर मंगाई। एंड सेरेमोनियल टॉर्च का नाम रखा गया है थमीज, जो इस इवेंट के दौरान इसको अनवेल किया गया है। मैस्कॉट वीर मंगाई इज द रेप्लिका ऑफ द लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर तमिल क्वीन वेलू नाचियार। उनके नाम से ये मैस्कॉट रखा गया है, बराबर ना। मैस्कॉट मतलब एक ऐसा नाम जो पूरे टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये टूर्नामेंट ये स्टेट से बिलोंग करता है, बराबर ना। तो वीर मंगाई जो एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर थी तमिलनाडु की, बराबर ना, वेलू नाचियार, बराबर, उनके नाम से ये मैस्कॉट रखा गया है, राइट। और ये जो 6 खेलो इंडिया यूथ गेम है उसको शेड्यूल किया गया है 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच में 4 सिटी में होगा तमिलनाडु के, चेन्नई, त्रिची, मदुराई और कोयम्बतूर, बराबर ना। ओके। Over 5,000 athletes from all over the country will participate in Olympic, non-Olympic as well as the Indigenous Games at the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो 2024 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर ओलंपिक के अंदर जो गेम खेली जाती है, नॉन ओलंपिक के अंदर जो गेम्स खेली जाती है, और जो इंडिजिनियस गेम्स है वो सभी गेम्स को मिला के टोटल 5,000 एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। ओके। सिलाम्बम, a form of the Indian martial arts, has been included as a demo sport in the खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, बराबर ना। अगर हम खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो खेलो इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था, खेलो इंडिया प्रोग्राम। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया का जो स्पोर्टिंग कल्चर है उसको इम्प्रूव करना बाय एंगेजिंग विद द चिल्ड्रन एट द ग्रास रूट लेवल। और द प्रोग्राम के अंदर, ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर 3 इवेंट होती है हर साल, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स, बराबर ना। ओके। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस इवेंट 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, तब उसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, बराबर। फिर उसको रीनेम किया गया 2019 के अंदर खेलो इंडिया यूथ। खेलो इंडिया यूथ गेम इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कंपटीशन फॉर इंडियाज अंडर 18 यंग टैलेंट्स। एट प्रेजेंट 27 स्पोर्ट्स लिस्टेड फॉर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बराबर ना। जो लास्ट एडिशन था वो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल के अंदर खेला गया था, बराबर ना। ओके। तो ये आंसर्स आपको ध्यान में रखना है। ओके। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2 जनवरी के अंदर होने वाला है, बराबर नाम। ओके। जैसे उसकी जर्सी, मैस्कॉट वगैरह लॉन्च किया गया था और उसके बारे में कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई, ध्यान में रखना है। ओके। ओके। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया स्किल्स रिपोर्ट लॉन्च किया गया है और केरला इज द मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया, जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके। अकॉर्डिंग टू द 11th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, और इसका टाइटल क्या है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि केरला हैव इमर्ज एज द मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट टू द वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट, बराबर ना। ओके। तो जो मेल और फीमेल एम्प्लॉयबल टैलेंट है, बराबर, उसके लिए केरला वो मोस्ट प्रीफर्ड स्टेट है टू द वर्क, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। और ओके। और अगर हम प्रीफर्ड स्टेट और प्रीफर्ड एरिया की बात करें, बराबर ना, मैन और वुमेन के लिए, तो टॉप 3 प्रीफर्ड प्लेस टू वर्क फॉर द मैन एंड फॉर वुमेन, बराबर ना। तो अगर हम प्रीफर्ड स्टेट की बात करें, मैन के लिए सबसे प्रीफर्ड स्टेट कौन सा है, केरला, और सबसे प्रीफर्ड एरिया कौन सा है, बेंगलुरु। वुमेन के लिए सबसे प्रीफर्ड स्टेट केरला और सबसे प्रीफर्ड एरिया कौन सा है, कोची है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ये हम वर्क की बात कर रहे हैं, राइट ना। ओके। अगर हम इस रिपोर्ट्स के हाईलाइट के बारे में बात करें तो ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी इन द इंडिया वो इंक्रीज़ हुआ है कितने परसेंट से, 51.25% से। और इन टर्म्स ऑफ द लार्ज टैलेंट अवेलेबिलिटी, स्टेट्स विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द हाईली एम्प्लॉयबल यूथ आर हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना। कि अगर हम टैलेंट कंसंट्रेशन की बात करें, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द हाईली एम्प्लॉयबल यूथ कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर। Haryana has the highest employable youth concentration at the 76.47%, scoring 60% and above on the WNET। WNET एक एग्ज़ाम है टैलेंट को इवोल्यूट करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और द एज ग्रुप ऑफ 22
22 to 25 ईयर्स एग्जिबिट्स द हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी। सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी कौन से ईयर्स के अंदर है? 22 से 25 साल के अंदर, और विथ 63.58% हाईली एम्प्लॉयबल टेस्ट टेकर्स इन द टॉप 10 सिटीज़, बराबर ना। और यूपी हैज़ द हाईएस्ट टैलेंट कंसंट्रेशन, बराबर ना, इन द 22 से 25 एज ग्रुप। अगर हम एम्प्लॉयबल यूथ कंसंट्रेशन की बात करें तो हरियाणा, और टैलेंट कंसंट्रेशन की बात करें तो कहाँ पे है? यूपी के अंदर, बराबर ना। ओके ओके। तेलंगाना हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयबल टैलेंट। देखो, एम्प्लॉयबल यूथ की कंसंट्रेशन की बात करें, एम्प्लॉयबल यूथ कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा यूथ जो एम्प्लॉयबल है वो कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। सबसे ज़्यादा टैलेंट कंसंट्रेशन की बात करें तो यूपी के अंदर, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट की अगर बात करें 18 से 21 साल के बीच में तो तेलंगाना के अंदर है, बराबर ना। गुजरात बोस्ट द हाईएस्ट एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज इन 26 टू 29 एज ग्रुप, ध्यान में रखना है। और पुणे रैंक फर्स्ट अमंग द सिटीज विद द एम्प्लॉयबल टैलेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 21। और हरियाणा लीड्स हाईली एम्प्लॉयबल फीमेल्स फॉर द वर्कफोर्स एट 49.58%, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ये कुछ सिटीज़ और स्टेट के नाम आपको अलग अलग कैटेगरी में ध्यान में रखना है। ओके ओके। अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द वी बॉक्स, एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है जिसने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलके ये एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट की थीम है कि इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ द वर्क, स्किलिंग एंड मोबिलिटी। और इस रिपोर्ट के अंदर 3.88 लाख यूथ को सर्वे किया गया है, और जिनके द्वारा ये यूथ के द्वारा वी बॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया गया है, और इस टेस्ट के अंदर जो स्कोर आया है उसके माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार किया गया है, बराबर ना, राइट। अगर हम केरला की बात करें फ्रेंड्स, जिसने इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है, तो चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, स्टेडियम लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम और वीकेंड मैनर इंडोर स्टेडियम, बराबर, जो केरला के अंदर स्थित है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अनाउंसमेंट किए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, बराबर, इसके बारे में देखते हैं। The Ministry of Youth Affairs and Sports announced the National Sports Awards 2023, which will be conferred on 42 sports person, coaches and entities under the 5 categories। और ये जो अवार्ड्स है वो डिक्लेयर किए गए थे 9 जनवरी 2024 को। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अनाउंस किए गए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जो 42 स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिए जाएंगे, कोचेस को दिए जाएंगे और एंटिटीज़ को दिए जाएंगे अंडर 5 कैटेगरीज। और ये जो अवार्ड है वो 9 जनवरी 2024 प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड्स ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए जाएंगे, राइट ना। ओके, और द अवार्ड्स वे रिकमेंड बाय द सिलेक्शन कमिटी विच इज़ हेडेड बाय द जस्टिस AM Khanwilkar and consisting of the members including the eminent sports persons having the experience in the sports journalism and the sports administrators, बराबर ना। तो ये कमेटी के द्वारा ये नॉमिनेशन सिलेक्ट किए जा रहे हैं, और ये जो अवार्ड है वो किसके हाथ से दिए जाते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से दिए जाते हैं, और कब दिए जाएंगे? 9 जनवरी को, बराबर ना। ओके, टोटल 42 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड देने वाले हैं, राइट। ओके, और अगर मैं ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करूँ तो उसमें सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, बराबर ना। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वो जो बैडमिंटन के जो ड्यूओ है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रानकी रेड्डी सात्विक साईराज, ये दो जो बैडमिंटन के ड्यूओ है जो डबल्स खेलते हैं भारत की तरफ से, बराबर ना, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का सबसे बड़ा अवार्ड है, बराबर ना। ओके ओके। अगर मैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करूँ तो इट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द इंडिया। It is given for the most outstanding performance in the field of the sports by the sports person over a period of the 4 years। जो स्पोर्ट्स पर्सन ने लास्ट 4 ईयर के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उनको ये अवार्ड दिया जाता है।
और ये जो अवार्ड है उसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अभी उसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2021 के अंदर इसका नाम ये रखा गया है। ये अवार्ड की अगर मैं कैश प्राइस की बात करूँ तो इट कंप्राइज ऑफ मेडलिएशन, सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइस ऑफ ₹25 लाख ईच, राइट। और फर्स्ट विनर इस अवार्ड के कौन थे, जो हमारे चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है, बराबर। 1991 1992 को ये अवार्ड उनको पहली बार मिला था। तब इस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रखा गया है, बराबर। ओके। और उसके अलावा एक और अवार्ड है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पोर्ट्स सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया रहता है वो यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड मिलता है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर के अंदर है उनको ये अवार्ड 25th टाइम मिला, बराबर ना। ओके। अगर मैं अर्जुना अवार्ड्स की बात करूँ तो अर्जुना अवार्ड्स टोटल 26 अवार्ड इसको दिया गया है। आपको जैसे ये टेबल दिया है इसमें से कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को कौन से डिसिप्लिन के अंदर ये अवार्ड मिला है एक बार पढ़ लेना है, राइट ना। तो अर्जुना अवार्ड टोटल 26 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है। अगर मैं अर्जुना अवार्ड की बात करूँ तो इट इज़ अ सेकेंड हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द इंडिया टू अक्नॉलेज द गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ द प्रीवियस 4 years एंड फॉर शोइंग क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड द सेंस ऑफ द डिसिप्लिन। तो ये सेकेंड हाइएस्ट ऑनर है स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर, बराबर। उसमें भी जो लास्ट 4 year के अंदर जिसने अच्छा परफॉर्म किया होता है ये अवार्ड उसको मिलता है, राइट। और इट शुड बी नोटेड दैट कि Arjuna Award was the highest sporting honor of the India before the introduction of the Major ध्यानचंद खेल रत्न in 1991-1992। 1991-92 से पहले सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर कौन सा था, अर्जुना अवार्ड था, बराबर ना। ओके। और अगर मैं उसकी कैश प्राइस की बात करूँ तो 15 लाख की कैश प्राइस है। और फर्स्ट विनर टोटल 20 स्पोर्ट्स पर्सन थे। पहली बार जब ये अवार्ड 1961 के अंदर दिया गया था तब की बात है, बराबर। ओके। द्रोणाचार्य अवार्ड नाम से पता चलता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच होते हैं उनको मिलता है। और टोटल 8 कोच को अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है इस बार, और 5 रेगुलर कैटेगरी के अंदर और 3 लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे ललित कुमार रेसलिंग के कोच हैं, आरबी रमेश चेस के कोच, श्री महावीर प्रसाद सानी पैरा एथलेटिक्स, श्री शिवेंद्र सिंह हॉकी, और श्री गणेश प्रभाकर देवुरकर मल्लाखम। तो ये टोटल 8 कैटेगरी के अंदर, उसमें से 5 रेगुलर कैटेगरी के अंदर ये कोच को अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड, बराबर ना। अगर मैं द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करूँ तो इट इज़ अ स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर ऑफ द इंडिया फॉर द आउटस्टैंडिंग एंड मेरिटोरियस वर्क ऑफ द कोच कंसिस्टेंटली एंड फॉर इनेबलिंग द स्पोर्ट्स पर्सन टू एक्सेल इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। और अगर मैं इसके अवार्ड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इट कंप्राइज अ ब्रॉन्ज स्टैच्यूटी ऑफ द्रोणाचार्य, अ सर्टिफिकेट, अ सेरेमोनियल ड्रेस, अ कैश प्राइस ऑफ ₹15 लाख फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ₹10 लाख फॉर द रेगुलर। जो रेगुलर कैटेगरी में जिनको अवार्ड मिलता है उनको 10 लाख रुपये प्राइज मनी है, जिनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड मिलता है उनको 15 लाख रुपये प्राइज मनी है। उसके अलावा द्रोणाचार्य का ब्रॉन्ज स्टैच्यूएट भी मिलता है इस अवार्ड के अंदर, बराबर ना। तो ये अवार्ड कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो रेगुलर कैटेगरी का अवार्ड 1985 के अंदर और लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 2011 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, राइट। ओके। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात करूँ जिनकी तरह ये अवार्ड दिया जाता है हर साल, यूनियन मिनिस्टर कौन है उसके, अनुराग सिंह ठाकुर, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है निशित प्रामाणिक। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको जस्ट याद रखना है इसको, बराबर ना। ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 की। तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी held from 6 to 8 December has decided to retain the policy repo rate under the liquidity adjustment facility unchanged at 6.50% for the 5th consecutive time। तो ये फाइनेंशियल 2024 की 5th मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग यहाँ पे बैठाई गई थी, और ये 5th कंसेक्यूटिव टाइम रेपो रेट के अंदर कोई चेंज नहीं रखा गया है। रेपो रेट कितना है,
6.5%, बराबर ना। और 6.5% मतलब बहुत हायर साइड है। जो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर घूम रही है, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी घूम रही है, जो हम कोविड के टाइम से बहुत ही सस्ते दर पे जो लोन प्रोवाइड करके जो लिक्विडिटी मार्केट में घूम रही है उसको एब्जॉर्ब करने का अभी आरबीआई का मोटिव है। इसके लिए 5th कंसेक्यूटिव टाइम ये 6.5% के ऊपर ये रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है, बराबर। और आरबीआई का मोटिव है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% के अंदर अंदर रहे, और उसमें टॉलरेंस कितना होता है, ±2% का, मतलब मिनिमम 2% से मैक्सिमम 6% का इन्फ्लेशन मेंटेन रहना चाहिए। और जो इन्फ्लेशन इस बार 5.4% रहा, कितना रहा, 5.4%, अगर हम फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो, बराबर ना। तो ये जस्ट ध्यान में रखना है। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के बारे में बात करूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स। उसमें से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और उसके अलावा टोटल 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स में से 3 आरबीआई के मेंबर्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं, बराबर ना। ओके, तो डॉक्टर शशांक पीड़े, डॉक्टर असीमा गोयल और जयंत आर वर्मा ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड 3 पर्सन हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। और डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल पात्रा और शक्तिकांत दास जो आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, बराबर। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, राइट। अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो 6 से 8 फरवरी के बीच में होगी 2024 के अंदर। ओके, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है उसका मेन टारगेट होता है रेपो रेट को सेट करना। रेपो रेट कितना सेट किया गया है, 6.50%। और ये रेपो रेट के साथ बाकी के सभी रेट लिंक होते हैं। जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% मेंटेन रखा गया है। एसटीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक रेट 6.75%, कैश रिजर्व रेशियो 4.50% और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना रखा गया है, 18%, बराबर ना। ओके, अभी ये सभी के मतलब क्या है वो फटाफट एक बार समझ लेते हैं। ओके, अगर मैं रेपो रेट की बात करूं, रेपो रेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 एंटिटीज़ है, बैंक और आरबीआई, बैंक और आरबीआई। ओके, अभी रेपो रेट का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक को कैश की रिक्वायरमेंट है तो वो आरबीआई के पास से जाता है, वो आरबीआई को बोलेगा कि भाई हमको लोन चाहिए। तो आरबीआई बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। कितना है अभी, 6.50%। अगर आप कोविड के टाइम को कंपेयर करोगे तो कोविड पे मात्र 4% था। मतलब आप देख सकते हो कि कोविड पे अगर बैंक को लोन लेना था आरबीआई से तो कितना परसेंट में मिल रहा था, 4%। अभी कितना परसेंट मिल रहा है, 6.50%, बराबर ना। तो 2.5% लोन महंगा मिल रहा है बैंकों को। इसके लिए बैंक आरबीआई से कम लोन लेगी, मतलब बैंक के पास कम पैसा होगा तो वो मार्केट में कम सर्कुलेट करेगी, और मार्केट में कम सर्कुलेट करेगी मतलब लोगों को लोन महंगी मिलेगी। तो लोगों को लोन महंगी मिलेगी तो उनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, सिंपल। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। ओके, तो यहाँ पे अभी जो रेपो रेट है वो 6.50% रखा गया है। ओके, अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, ओके, अभी देखो जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है ना तब आरबीआई उसके पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखा दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, राइट। फॉर एग्जांपल बैंक ने आरबीआई के पास से 100 करोड़ की लोन ली तो बैंक को आरबीआई के पास क्या रखना पड़ेगा, 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रखनी पड़ेगी, राइट। ओके, एक दूसरा टर्म है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक के पास कोई सरप्लस डिपॉजिट पड़ा है तो वो यहाँ पे आरबीआई के अंदर जमा कर सकता है। आरबीआई उसको बदले में उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करती है टेम्पररी पीरियड के लिए। लेकिन यहाँ पे बैंक ने अपना जो सरप्लस डिपॉजिट आरबीआई में जमा किया उसके बदले में आरबीआई उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और जो कितना मिल रहा है, 3.35%। ओके, अभी रिवर्स रेपो रेट आप देख सकती हो कि कितना पीछे है।
रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कितना कम है, क्योंकि कोविड के बाद गवर्नमेंट ने एक और नया रेट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। अगर हम एसटीएफ की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट से वो कैसे अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बैंक के पास कोई सरप्लस डिपॉजिट है तो वो आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करती है, राइट। ओके, अभी रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था कि आरबीआई फॉर एग्जांपल बैंक ने 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया आरबीआई के अंदर, तो आरबीआई बैंक को 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती थी। लेकिन एसडीएफ के अंदर अगर बैंक सरप्लस डिपॉजिट आरबीआई के अंदर जमा करता है तो उसके बदले में उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो आरबीआई क्या कह रहा है कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना तो मैं आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूँगा, 6.25%। अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए तो मैं आपको कितना प्रोवाइड करूँगा, 3.35%। तो अभी बैंक के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई के पास पैसा जमा करेगा, और अगर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो रख रहा है, तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 3 के अंदर आपको समझ में आना चाहिए। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो कि अभी हमने रेपो रेट के अंदर क्या समझा कि जब भी बैंक को आरबीआई के पास से लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक आरबीआई के पास से लोन लेता है, और आरबीआई उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, मतलब आरबीआई उसके पास से कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड करता है, रेपो रेट जितना। जब बैंक आरबीआई के पास से लोन लेता है तो आरबीआई बैंक के पास से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, रेपो रेट जितना, राइट ना। ओके, अभी ये रेपो रेट में क्या मैकेनिज्म था कि फॉर एग्जांपल बैंक को 100 करोड़ की लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसके पास से क्या डिमांड करेगा, 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिमांड करेगा, बराबर ना। ओके, अभी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक को रेपो रेट के ऊपर लोन मिलेगा कि एमएसएफ के ऊपर लोन मिलेगा। चलो, अगर हम एसएलआर की बात करें तो एसएलआर के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि फॉर एग्जांपल कोई बैंक है जिसके पास 100 करोड़ रुपए की डिपॉजिट है, तो क्या वो 100 का 100 करोड़ लोन में घुमा सकता है, नहीं। उसमें से कुछ पैसा उसको कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में आरबीआई के पास गिरवे रखना पड़ता है, कैश के फॉर्म में। कितना है, फॉर एग्जांपल अभी 4.50% है, 4.50%, राइट। मतलब 100 करोड़ में से 4.50 करोड़ बैंक को कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, उसके बदले में उसको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके, और उसके अलावा एसएलआर के फॉर्म में बैंक को 18% मतलब 100 करोड़ अगर बैंक के पास है तो उसमें से 18 करोड़ एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ता है। और ये एसएलआर के फॉर्म में बैंक कोई भी फॉर्म में रख सकता है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश, मतलब कोई भी फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड, राइट ना। तो ऐसा कोई भी फॉर्म जो इजीली वो लिक्विडेशन उसका हो सके, जब बैंक को रिक्वायरमेंट हो पैसे की तब उसका इजीली कैश में कन्वर्जन कर सके, ऐसे कोई भी फॉर्म में बैंक पैसा रख सकता है एसएलआर के अंदर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। और वो कितना मेंटेन रखना पड़ता है, 18 करोड़ मतलब 18%, राइट। तो अगर बैंक के पास 100 करोड़ की डिपॉजिट है तो उसमें से 4.50 करोड़ उसको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है, और 18 करोड़ एसएलआर के फॉर्म में उसको अपने पास रखना पड़ता है। एसएलआर कोई भी फॉर्म में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैश, गोल्ड, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। चलो, अभी हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि चलो कि एसएलआर के फॉर्म में है ना, बैंक ने जो 18 करोड़ रुपया मेंटेन रखा है ना वो सभी के सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही है। क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बैंक ने 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास मेंटेन रखी है, ये रिजर्व के फॉर्म में। ओके, अभी बैंक के पास पैसा कितना घुमाने लायक है, तो बैंक के पास पैसा घुमाने लायक है 27.50 करोड़, अरे सॉरी 77.50 करोड़। कितना है, 77.50 करोड़, इतना पैसा उसके पास घुमाने लायक है। ओके, चलो, अभी 77.50 करोड़ पैसा घुमाने लायक है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति आया, कोई एक बड़ा सा बिजनेसमैन आया, उसको 100 करोड़ की लोन चाहिए, कितने चाहिए, 100 करोड़ की लोन चाहिए। ओके, तो बैंक के पास कितना पैसा पड़ा है, 77.50 करोड़ पड़ा है। ओके, वो तो दे देगा, बाकी कितना बचा, 22.50 करोड़ बचा। ओके, अभी 22.50 करोड़ क्या करेगा, तो 22.50 करोड़ बैंक के पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। फॉर एग्जांपल बैंक के पास
20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। कितनी है? 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है। कौन सी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी? जो उसने एसएलआर में मेंटेन नहीं की है, उसके अलावा वाली। तो ये 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो गिरवे रख के आरबीआई के पास से लोन लेगा। कौन से रेट के ऊपर? रेपो रेट के ऊपर 6.50% पे। ओके, लेकिन अभी भी बैंक को कितना पैसा चाहिए? 2.50 करोड़ चाहिए। 2.50 करोड़। तो 2.50 करोड़ के लिए क्या करेगा? वो अपने जो एसएलआर में मेंटेन रखा है ना, जो 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसमें से निकालेगा। उसमें से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को निकालेगा और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवे रख के आरबीआई के पास से लोन लेगा। कौन से रेट के ऊपर? एमएसएफ वाले रेट के ऊपर। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। कितना? 6.75%। तो रेपो रेट और रिवर्स ये एमएसएफ में यही डिफरेंस है कि रेपो रेट के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो एसएलआर के ऊपर जो मेंटेन रखी गई है वो है। एसएलआर में जो मेंटेन रखी थी उसके ऊपर वाली एक्स्ट्रा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। और जो एमएसएफ के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो एसएलआर में जो मेंटेन रखी गई थी वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। जब एक्स्ट्रा वाली खत्म हो जाती है तब ये वाला यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, सिंपल, बराबर ना। और ये सब जो पॉलिसी रेट्स है उसमें जो लेन देन होती है वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए होती है बैंक और आरबीआई के बीच में? 14 डेज़ के लिए होती है। लेकिन अगर बैंक को 14 डेज से ज़्यादा समय के लिए और 1 साल से कम समय के लिए लोन चाहिए तो कौन सा रेट यूज़ कर सकता है? बैंक रेट यूज़ कर सकता है, जो आजकल बहुत ही कम हो गया, ऑब्सोलेट ही हो गया, आप बोल सकते हो, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको ये सभी रेट्स के अंदर समझ में आया होगा। ओके, अगर मैं आरबीआई की इस मल्टी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कुछ जो रियल जीडीपी ग्रोथ के कुछ प्रोजेक्शंस किए गए हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आरबीआई क्या कह रहा है कि जो फाइनेंस है 2024 के अंदर टोटल जीडीपी ग्रोथ कितना होगा हमारा? 7% होगा। 7% ध्यान में रखना है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रेडिक्शन है, इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इन्फ्लेशन कितना रहेगा फाइनेंस 2024 के अंदर? तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट है, उनका प्रेडिक्शन है कि हमारा देश में इन्फ्लेशन रहेगा 5.4%, मतलब अपर लिमिट से कम होगा, राइट ना। चलो, ओके। और कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, उसके बारे में बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंक्रीज किया गया है लिमिट फॉर द ई मैंडेट टू ₹1,00,000 पर ट्रांजेक्शन। अभी देखो, ई मैंडेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एलआईसी का प्रीमियम आप मंथली प्रीमियम पे करते हो तो आप एलआईसी को एक ई मैंडेट देते हो कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट में से पैसा डेबिट करने की मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, बराबर ना। जितना मेरा प्रीमियम है उतना पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। इसको बोलते हैं ई मैंडेट। तो अभी जो ये ई मैंडेट करने का जो मैक्सिमम लिमिट था वो 15,000 रुपया था। कितना था? 15,000 रुपया। लेकिन वो बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1,00,000 रुपये का कर दिया गया है। मतलब अगर कोई पर्सन रिकरिंग करवा रहा है, कोई फ्रिक्वेंटली डिमांडेड बिल की, तो वो अभी कितने का रिकरिंग करवा सकता है जो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में से कट सकता है? 1,00,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन। लेकिन ये जो 1,00,000 रुपया पर ट्रांजेक्शन से वो सभी रिकरिंग अमाउंट के लिए नहीं है। कौन कौन से रिकरिंग अमाउंट के लिए है? म्यूचुअल फंड्स, पेमेंट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड बिल्स। तो ये जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है, बराबर, वहीं पे ये लिमिट को बढ़ाया गया है। बाकी जो नॉर्मल रिकरिंग अमाउंट है जो आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली कटेगा वो कितना है? मैक्सिमम 15,000 है, बराबर ना, राइट। उसके अलावा आरबीआई ने रेज किया यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर द हॉस्पिटल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू ₹5,00,000। तो देखो, अभी तक क्या हुआ था कि भाई यूपीआई के माध्यम से आप मैक्सिमम एक बार में कितना ट्रांजेक्शन कर पाते हो? 1,00,000 रुपया। तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो 1,00,000 रुपया ही है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अगर अंदर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो यूपीआई के माध्यम से, तो आप मैक्सिमम कितना लाख कर पाओगे? 5,00,000 कर पाओगे एक बार में, बराबर ना। तो ध्यान में रखना है। ओके, और उसके अलावा आरबीआई ने एक प्रावधान रखा है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट और एमएसएफ, बैंक और आरबीआई के बीच में ये जो लेन देन होती है एसडीएफ और एमएसएफ कैटेगरी के अंदर, वो अभी वीकेंड्स और हॉलीडेज़ के ऊपर भी हो सकेगी, बराबर ना। जस्ट ये ध्यान में रखना है। पहले क्या था, मंडे टू फ्राइडे ही हो सकता था। तो अगर
सैटरडे के अंदर जब आरबीआई को और जब बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो मंडे तक उसको वेट करना पड़ता था। तो अभी एसटीएफ और एमएसएफ कैटेगरी के अंदर जो लेन देन होगी आरबीआई और बैंक के बीच में वो हॉलीडेज और वीकेंड्स के ऊपर भी हो सकेगी, बराबर ना। ओके चलो ओके, अगर मैं कुछ स्टेटिक पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 RBI is entrusted with the responsibility of the conducting the monetary policy in India with the primary objective of maintaining the price stability while keeping in mind the objective of the growth। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना और माइंड में क्या रखना है, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए, बराबर नहीं, ये दो ऑब्जेक्टिव है। तो इन्फ्लेशन कितना एक्सपेक्ट किया गया है फाइनेंशियल 2024 के अंदर 5.4%, जीडीपी ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट किया गया है 7%, और इस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार किया गया है, बराबर ना। कौन से एक्ट के अंदर में आरबीआई को प्रावधान मिलता है कि भाई आप मॉनेटरी पॉलिसी बना सकते हो, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में, बराबर ना। और जो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठाई गई थी वो कब बैठाई गई थी, 29 सितंबर 2016 के अंदर बैठाई गई थी, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।